ओके। सो देखो, ये सेशन का बेसिकली पर्पस ये है कि क्विज से पहले तुम लोग के जो भी डाउट्स हैं यूनिट 1 के टॉपिक से रिलेटेड, है ना, हम उनको क्लियर कर लें। इसलिए हमने ये वाला सेशन अभी रखा है। तो बताओ क्या डाउट हैं तुम लोगों के। हम्म? जो भी सेल्फ स्टडी करी हो, जो भी क्वेश्चन हो पिछले यूनिट से रिलेटेड, आज की क्लास तक रिलेटेड, बताओ। देखो, ये आधा पौन घंटा हमारे लिए इसलिए डेडिकेटेड है अलग से, तुम लोग जो भी डाउट्स होते हैं पर वीक के दिन का, है ना। चेन्नई। यस सर। बेटा पढ़ाई करी है पिछले महीने? यस सर की है। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, वो एक्चुअली बीच की 2 क्लासेस मेरी मिस हो गई थी, थोड़ा घर में इश्यूज थे सर। अभी वो कंप्लीट करके अभी मतलब मैं एक बार पूरा करूँगी तब से समझ में आया कि डाउट है कि नहीं। अभी तो सर नहीं है। देखो, तुम लोग सबको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, तुम लोग बस डाउट क्लियरेंस के लिए केवल ये ट्यूसडे का सेशन ही रहा करेगा। मैं जनरली रेगुलर क्लासेस में इसके लिए टाइम अलग से नहीं रखूँगा, है ना, जब अलग से हम सेशन रख रहे हैं पूरा एक डाउट क्लियरेंस के लिए। तो और अगर ऐसे अगर तुम लोग नहीं करते हो, सेल्फ स्टडी में पढ़ाते जाऊँ, तो क्या मतलब है यार पिछले सेमेस्टर जैसे कि तुम लोग पूरा टाइम पास करोगे। हुँ? तो सोचो इस बारे में। सौम्या। यस सर, वो जो हम लोग स्टेट डायग्राम्स बनाते हैं हम्म। लाइक एनमोस एंड पीमोस के, हम्म। तो सर उसमें ये था कि जो फिक्स जैसे बुक्स में डायग्राम्स दिए रहते हैं तो वो फिक्स किसी चीज़ को मान के चलते हैं कि ये स्टिक का मतलब ये है। हम्म। हम उसको स्विच भी कर सकते हैं ना जब हम ऐसे पेपर में अगर डायग्राम्स बनाएंगे उसके तो। ये मेरे ख्याल से जो यूनिट तुम लोग का शायद 3 है, जहाँ पे सीमोस वगैरह के बारे में पूछा होगा। एक मिनट मैं सिलेबस खोल रहा हूँ। क्लास वर्क कहाँ का सिलेबस, ये रहा। ऑप्शन टू, ये हाँ, ये जो यूनिट 4 का ये वाला जो कंपोनेंट है, कॉम्बिनेशन लॉजिक, नैंड गेट, इसका जब ये मटेरियल देखोगे ना बुक में, तो यहाँ पे भी कुछ तुम्हें डायग्राम्स मिलेंगे, है ना, थोड़ी बहुत। बेसिकली स्ट्रिक्ट डायग्राम ये है कि आ, जो भी तुम्हारे सर्किट डायग्राम बनते हैं, है ना, सिंबल्स के साथ, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है लेआउट डिज़ाइन रूल्स के साथ इंक्लूड करके। और तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट करना क्या था एक बार। सर तो मतलब जैसे हमें लेआउट डिज़ाइंस बनाने के लिए अगर पेपर में आता है तो हम स्टेट डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मतलब क्योंकि वो बेटा कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। नहीं, लेआउट डिज़ाइन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको लेआउट ही बनाना है। स्टैक डायग्राम लेआउट आर बेसिकली वन एंड द सेम थिंग। हम उसमें थोड़ी सी विड्थ, अलग अलग लेयर की विड्थ दिखा देते हैं, है ना। उसका बेनिफिट ये रहता है, इसलिए हम उसको इसलिए यूज़ करते हैं कि अलग अलग लेयर कहाँ पे इंटरेक्ट कर रही हैं, कितनी ओवरलैप कर रही हैं, ये दिखाना होता है। तो वो तो वैसे ही बनेगा स्टिक डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बेस पे ही स्टिक डायग्राम बनेगा, पर बनाना वही पड़ेगा पूरा। अगले सर्किट डायग्राम बना के नहीं छोड़ सकते। सर वो एक क्वेश्चन था वो लास्ट सेमेस्टर से रिलेटेड था, लेकिन वो यहाँ पर भी बोलो। बुक्स में देखने को मिला सर। बोलो। सर मल्टीप्लेक्सर्स थोड़ा समझा सकते हैं क्या सर एक बार फिर से। मल्टीप्लेक्सर्स, एक सेकंड होल्ड करना कॉल, एक सेकंड बताता हूँ। यस मैम। हाँ अमन, हाँ आज मैम। व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज डाला, पढ़ लिया था तुमने? हाँ मैम बोलो। मेरा से कर रहे हैं सो अकॉर्डिंग लोग कर रहे हैं, जिनके पास जो जैसा डेटा है। जिसके पास जो भी डेटा हाँ। है वो पूरा इकट्ठा करके मुझे दे दो। हाँ हाँ मेरा से कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी को। हाँ, और ईआई वाला? यही वाले का नहीं पता मैं कौन कर रहा है। क्योंकि दादा सर तो शायद छुट्टी पे है ना। दादा सर है ना। हाँ तो फिर
अब मैं या क्या सतीश शर्मा सर को देखे गए ना? मैं नहीं, दाता सर है ना। दादा सर आ गए? हाँ है, कल कल तक मंडे तक की थे वो। हाँ तो बस तो फिर कर वो लेंगे। है। हाँ ठीक है ठीक है। जी हाँ। देखो, जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर का मतलब तुम्हें क्या समझना है, उसकी ऑपरेशन, वर्किंग डायग्राम क्या समझना है? सीमोस में उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका क्या काम होता है सर? सीमस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज बुक्स में देखने को मिली जो कि जनरली हमने डिस्कस नहीं करी थी, तो सर बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो, अगर सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन मल्टीप्लेक्स पर जाओगे तो एक बहुत डिफरेंट चीज़ आएगी और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ आएगी, क्योंकि सीमॉस से तो एक बेसिक ट्रांजिस्टर बनता है, जैसे एक नॉट गेट बनता है, या फिर उसको मिला मिला के एक एनमॉस से हम नॉट गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे, और गेट बनाएंगे, और ऐसे कितने सारे गेट लगते हैं एक सिंगल मल्टीप्लेक्सर में। तो वो तो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किटरी हो जाएगी सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन की बात करोगे तो, है ना। तो मेरे ख्याल से वो तो यहाँ पे कवर भी नहीं है इस सेमेस्टर में। कहाँ है सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉस? नहीं सर, बुक्स में जब गो थ्रू कर रहे थे हाँ। तो सर ये चीज़ें पता नहीं अब क्यों था, शायद पुराना एडिशन है कि आई डोंट नो व्हाट, नहीं तो वो ये चीज़ें आ रही पढ़ना थी है। सर तो उसमें। एग्जैक्टली तो क्या बहुत लिखा था, एग्जैक्टली क्या कन्फ्यूजन, क्या वर्डिंग्स था वहाँ बुक में? सर सीमोस की कंपोनेंट फिर स्लैश हाइफन डाल के मल्टीप्लेक्सर था, मतलब उसके कंपोनेंट्स के बारे में वो डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें हाइफन डाल के एक सब टॉपिक्स के तौर पे दे रखा था सर। और कौन से, कहाँ पे मेन टॉपिक क्या था? तो उसके आगे ट्राई स्टेट्स, फिर लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स, फिर अच्छा अच्छा, उसके समझ गया बाद समझ गया समझ गया, मैं समझ गया। यस। तो मैं इसी की बात कर रहे हैं, तो वो सीमॉस नहीं है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं ये। देखो, अब स्क्रीन शेयर है ना मेरी? यस सर। स्क्रीन शेयर नहीं है। तुम जो बात कर रही हो वो बात कर रही हो तुम कॉम्बिनेशनल मॉस सर्किट्स की, ठीक है। अभी जो हम सीमॉस पढ़ रहे हैं वो मॉसफेट के साथ जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, ठीक है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस और कॉम्बिनेशनल मॉस दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले सिक्वेंशियल सर्किट थे और कॉम्बिनेशनल सर्किट थे, सर दो थे ना। तो ये यस सर। कॉम्बिनेशनल वो वाला कॉम्बिनेशनल है। और हम जो अभी इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, फिलहाल फर्स्ट यूनिट और सेकेंड में जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये मतलब अंतर है। ट्रांजिस्टर वाला। हाँ, ट्रांजिस्टर के साथ जब सीमॉस यूज़ हो रहा है तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि ऑन ए सिंगल डिवाइस, ऑन ए सिंगल चिप या इन ए सिंगल डिवाइस, बोथ एनमॉस और पीमॉस दोनों कंपोनेंट को लेके एक सिंगल डिवाइस बनाया है, वो सीमॉस ट्रांजिस्टर है, जहाँ पे दोनों 1 और 0 दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एक साथ, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। और जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कि अलग अलग गेट्स का लेके कॉम्बिनेशन बना के कोई लॉजिक डिज़ाइन कर रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन है। अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। सर वो क्या है सर, सीरीज के बीच में ये चीज़ पता नहीं क्यों डाल दी सर बुक के मतलब टॉपिक्स में, तो हाँ, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बुक के यूनिट अगर देखेंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं यूनिट्स, है ना। हाँ तो कंफ्यूजन हो गया कि अभी हम हाँ। किसी और चीज़ पे बात करेंगे, नहीं नहीं लेआउट्स पे, फैब्रिकेशन पे, और फिर अचानक से क्या। नहीं, बुक में अगर देखोगे तुम लोग तो जो टेक्स्ट बुक है उसमें यूनिट 1 तो इंट्रोडक्शन है, 2 फैब्रिकेशन है, 3 ट्रांजिस्टर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 में भी उसकी मॉडलिंग है, जो ईडी टूल्स वगैरह होते हैं उस पर सिमुलेशन करना है, ठीक है। 5 में हम उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। देन हम उसके यूनिट 3 तक मैं आ रहा हूँ, हम उसकी जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसी परफॉर्मेंस है बेसिकली, अल्टरनेटिंग करंट पे जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करेंगे हम। फिर जो यूनिट 4 है सिलेबस का और जो बुक का चैप्टर 7 है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। वो सी वो हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को लेके कोई ट्रांजिस्टर्स बने हुए हैं, कोई लॉजिक गेट्स बने हुए हैं, उन लॉजिक गेट को कंबाइन करके जो सर्किट्स बनाए जा रहे हैं उनको कॉम्बिनेशनल मॉस कहा जा रहा है, ठीक है। देखो, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, मैं बेसिकली तुम्हारा कन्फ्यूजन आ रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं बुक का चैप्टर का सेम बुक एडिशन रखे हैं तो चैप्टर 7.3 सीमॉस लॉजिक सर्किट्स 287 पेज नंबर पे मेरे पास, ठीक है।
फिर कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट टी सीमोस ट्रांजिस्टर गेट्स। तो ये सब क्या है, बेसिक लेवल पे जैसे एक रजिस्टर या कैपेसिटर इंडक्टर होता है, वैसे बेसिक लेवल पे एक कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, उसको लेके इन्हें बाकी के नैंड गेट, नॉर गेट, ट्रांसमिशन गेट्स ये सब बनाए हैं, है ना। जो सिक्वेंशियल मॉस है, इसमें भी जो सर्किट्स बन रहे हैं, इसमें बेसिक डिवाइस, जैसे उस टाइम हमारे पास बेसिक, हम लास्ट सेमेस्टर क्या बात करते थे कि भाई मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, नैंड हो गया, नॉर हो गया, है ना, एंड हो गया, ये हमारे पास मोस्ट बेसिक गेट्स हुआ करते थे, ठीक है। इस सेमेस्टर में क्या है, हमने उसके भी अंदर डीप में उतरे हैं, हम उसके भी एक अंदर लेवल डीप में उतरे हैं। यस मैम। नहीं मैम, कुछ ध्यान नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन में था, तो बच्चे मतलब जल्दी हो गए थे, उनसे कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था, शायद निकला ही नहीं था किसी का। पासआउट बैच का मैं लास्ट सेमेस्टर में आपके साथ ऐड हुआ। चलो मैं ट्रैक करूँगा, कोई हुआ है तो, वैसे नहीं है शायद, मैं देख लूँगा, पर नहीं है शायद, मैं बताऊँगा आपको भी, मेरे को भी ज़ीरो ही पता है, क्योंकि अभी क्लास है, क्लास का फिर देखता हूँ क्या ट्रैक कर सकते हैं। सो में कन्फ्यूजन रिमूव हुआ है ये बेटा, यस सर, यस है सर। ना, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, और कोई बताओ, और क्या कन्फ्यूजन चल रहा है। और किसी और कोई कर राघव। हम्म, सर बोलो अनमोल। सर वैसे तो जो मतलब चैप्टर का कोर वैसे क्वेश्चंस वो तो क्लास में पूछ लेता हूँ, पर एक ये वीडियो के रिलेटेड था कि सर हम्म, मतलब जो हम टिप्स वगैरह देखते हैं हम्म, इसमें, हम्म, हम्म, वो आपने फैब्रिकेशन का हाँ, दिखाया था, दो हाँ, हाँ, वीडियो डाली थी। हम्म, सर वो उसमें उतने प्लेट में सर वो इतने लेयर वगैरह सब कुछ करते, तो सर उसका वो मतलब विड्थ लेंथ मतलब इतना चेंज क्यों नहीं होता कि उसमें थोड़ा मतलब अगर हम इतना लेयर करेंगे, इतना सब कुछ उसी के अंदर मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में भी वो सब चीज़ें बना लेते हैं ना अपन की, हम्म, एक एक मतलब मॉस बना लेते हैं, उसी में ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ हम्म, यूज हो जाता है हम्म, एक लेयर में, उसमें उसमें दिखाया ना, तो हम्म, उसका सर मतलब विड्थ क्यों नहीं बढ़ता सर उसके अकॉर्डिंग। बट देखो बेसिकली क्या होता है फैब्रिकेशन में, कि जब एक सिलिकॉन वेफर हमारे पास है, ठीक है, अब सिलिकॉन वेफर में जो डिफ्यूजन्स हमारे ऊपर होने हैं, एनओ की जो डिफ्यूजन्स बनाते हैं हम सबस्ट्रेट के ऊपर, वो जो SiO2 की लेयर हम जनरेट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये जो 2-3 लेयर्स हैं, ये तो बेसिकली उसी सरफेस को ऑक्सीडाइज करके क्रिएट करी जाती हैं, है ना, उसी सरफेस एरिया को ऑक्सीडाइज करके क्रिएट करी जाती हैं, इसलिए तो इनकी विड्थ वहाँ तक नहीं बढ़ती। दूसरी, इनकी विड्थ कहाँ बढ़ती हैं, जब बात आती है मेटल कॉन्टेक्ट्स वगैरह की, वो एक एक्सटर्नली उसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है मेटल को, पार्टिकल्स को, तो वो थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज करते हैं। पर तुम देखो, जो स्केल ऑफ फैब्रिकेशन है वो है नैनोमीटर्स में, है ना, 10⁻⁻10 में, नैनोमीटर्स में है। तो अगर पूरे सबस्ट्रेट की थिकनेस थी, मान लो आप 100 नैनोमीटर थी पूरी सबस्ट्रेट की थिकनेस, ठीक है, उस पर जो मेटल वगैरह जो भी कुछ डिपॉजिट होगा, है ना, वो ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है 1 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर के अराउंड, तो टोटल विड्थ में कितना अंतर पड़ेगा, कितने परसेंट अंतर पड़ा, 2% मैक्सिमम। तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसलिए एक्चुअल पे हमें विड्थ नहीं दिखती। ये नैनो स्केल पे, आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में आईसी देखी होगी, है ना, आईसी देखी सबने, ब्लैक वाली, वो 14 पिन 16 पिन, है ना। तो जो केसिंग होती है, केसिंग के अंदर जो मेन चिप है वो बहुत पतली रहती है, और तुम लोग कभी कोई अगर पीसीबी वगैरह कहीं खोल के भी देखोगे, जो प्री फैब्रिकेटेड पीसीज आती हैं, जो हम लोग हाथ से बनाते हैं वो वाली नहीं, जो प्री फैब्रिकेटेड आती हैं इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड वाली, है ना, किसी मोबाइल को खोल के देखो यार, उसमें जो लगी रहती हैं, जो फैब्रिकेट होते हैं, तो कहने को तो वही लगभग
तो उसे 3 mm की है, पर उसके पीछे पूरा पूरा बेस मटेरियल है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। जो पूरा फैब्रिकेशन हुआ है वो नैनोमीटर स्केल पे हुआ है, जरा से नैनोमीटर स्केल पे ना, हेयर से भी पतली परत रहती है वो, ठीक है। बाकी जो पूरी सर वो मोटर देखते हैं, हाँ उसमें डेवलप्ड सर अभी है ना अपन लोग की सर अपन नैनोमीटर लेवल पे हाँ है, हाँ डिजाइन कर सकते हैं। इसके पहले नहीं थे सर, पहले तो मतलब फिर बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए चिप है ना। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? सब ये देखो, ये है पहला, शायद ये डायोड का है, ये डायोड है, क्या है, ट्रांजिस्टर है ना, जेनेसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर सिंगल ग्रेडेड डिग्री, ये है, ये पूरा, ये एक ट्रांजिस्टर है, ये रियल टाइम उसका हाथ पे कंपेरेटिव देख लो, ये एक ट्रांजिस्टर है केवल, कितना बड़ा है ये। और अब टेक्नोलॉजी के साथ अब नैनोमीटर स्केल पे चला गया है। और करंटली देखूं ट्रांजिस्टर का, ये देखो, ये एक्चुअल वाला खोलें, कौन सा देखें फिगर अपन, ये तो चिप है तुम्हारी, ठीक है, ये उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, 1 नैनोमीटर नैनो ट्यूब वगैरह, ठीक है। ट्रांजिस्टर अंडर माइक्रोस्कोप, ये देखो, पहले तो एक तो एक कंप्यूटर चिप है, ठीक है, इतने सारे छोटे छोटे वायर्स गए हैं और ये कंपोनेंट्स प्लेस हुए हैं। अब हम इसका एक वो देखते हैं, कोई सा फिगर, जैसे ये रहा, ये आज बात कर रहे थे सोर्स गेट और ड्रेन, है ना, ये देखो, ये पर टॉप व्यू है, हमें चाहिए लेटरल व्यू, कौन सा फिगर अच्छा दिखेगा, ये वाला है, देखो ये सब छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स बने हुए हैं, और ये ऊपर उनके ऊपर मेटल कॉन्टैक्ट्स वगैरह गए हैं। ये जो भी कोई ने पूछा था स्टिक डायग्राम, तो ये देखो, ये एक्चुअल फैब्रिकेशन भी स्टिक डायग्राम जैसे ही दिखता है कि 3 3 प्लेट्स आ रही हैं, ऊपर से एक अलग लेयर गई है पॉलीसिलिकॉन की, ठीक है, ये मेटल कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं नीचे से ऊपर उठ के, ठीक है, ऐसे ही दिखता है एक्चुअल में भी वो, ये रहा, ये देखो, ये पूरी सबस्ट्रेट थी, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, ग्रे पोर्शन, लाइट ग्रे, ये पूरी सबस्ट्रेट थी, ये उसमें डिफ्यूजन हुआ, ये गेट के लिए इतना सा बना, तो इतने पूरी सबस्ट्रेट के ऊपर सिर्फ ये 10% लगभग 10 से 20% ऊपर जा रहा है फैब्रिकेशन, ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से, माउस दिख रहा है कर्सर मेरा, ये लाइट ग्रे और ये थोड़ा सा मीडियम डार्क ग्रे, ये पूरा सबस्ट्रेट थी, ये तो पूरा उसी में फैब्रिकेट हुआ, उसी के ऊपर ऑक्सीडाइज होकर जनरेट हुई थी, और बाकी का ये था ऊपर का फैब्रिकेशन, तो 10% भी नहीं है मेरे ख्याल से इस पूरे सर्किट का, तो उसमें तो इसलिए इसकी मोटाई ज़्यादा चेंज नहीं होती, पता नहीं चलती ज़्यादा। ये देखो सबस्ट्रेट, ये इतना सा गेट है, फिर दूसरा ये सोर्स है, ये गेट है, और भी ऐसे फिगर्स अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो, बहुत पढ़े हैं नेट पे, बहुत मटेरियल पड़ा है ऐसा। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हुआ? किसने पूछा था? अनमोल, अनमोल ने पूछा था ना। हो गया और ऐसे फिगर्स देखना है ना, बहुत सारे फिगर्स मिलेंगे ऐसे, पीमोस, और बताओ कोई। सर हम्म सर मुझे ना वो वीएलएसआई जो फ्लो चार्ट था उसको एक बार समझना था, मतलब वाई चार्ट तो समझ आ गया था, बट हम्म वीएलएसआई में जब कंपेयर किए थे तो वो समझ नहीं आया था। सर
ये सर, हाँ सर, ये VLSI जो डिज़ाइन फ्लो था सर, उसमें जो टाइमिंग एक मतलब बुक में टॉपिक था टाइमिंग सिमुलेशन, इसका मतलब बीच में। इसी वाले चार्ट की बोल रहे हो ना तुम लोग? यस सर। देखो, इस वाले चार्ट में जितनी स्टेजेस हैं, बेसिकली स्टेजेस कहाँ कहाँ डिवाइड है? पहला एक हो गया सिस्टम स्पेसिफिकेशन, है ना। इसको मैं लार्ज में ओपन करता हूँ, लार्ज में ओपन हो रहा है क्या ये वाला? सेव इमेज। ओपन क्यों नहीं हो रही है फाइल ये? देखो, पहला क्या था? स्टेज सिस्टम स्पेसिफिकेशन, दूसरी स्टेज थी बिहेवियरल रिप्रेजेंटेशन, तीसरी लॉजिक, और चौथी सर्किट रिप्रेजेंटेशन, देन लेआउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो जो पहला लेवल था सिस्टम स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे क्या होता था कि आपने यूज़र से पूछा, एंड यूज़र से, उसको क्या क्या चाहिए फंक्शनैलिटी। ठीक है। उस फंक्शनैलिटी, डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी के बेस पे एज ए डेवलपर आपने डिसाइड किया कि मैं इतने वोल्टेज रेटिंग के कंपोनेंट्स यूज़ करूँगा, उनकी ये पावर रेटिंग होगी, उनकी लेटेंसी ये होगी, स्पीड ऑफ ऑपरेशन ये होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया इतना कवर होना चाहिए, साइज़ नैनोमीटर स्केल पे 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ, 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ। तो ये सारी जो भी डिसीजंस थे वो कहाँ पे हो गया? इस लेवल पे। ठीक है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन पे, कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी होनी है और किन कंपोनेंट्स के थ्रू होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेज आती है बिहेवियरल रिप्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो बिहेवियर होना है, बेसिकली फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे उसके बूलियन एक्सप्रेशंस मान लो। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशंस, तो आपने उसका कुछ फंक्शन डिसाइड किया। अब जब वो फंक्शन डिसाइड हो गया तो आपने ये दिया कि कौन सा कंपोनेंट कैसे कनेक्ट होगा, इसका एक लेआउट बनाया इस डिज़ाइन का। अब उस लेआउट के बनते से बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे कि इतनी लेंथ वायर पे कैसा पावर डिसिपेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, या फिर इस इनपुट देने पे यही आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसकी फंक्शनिंग चेक करी, अगर वो फंक्शनिंग ओके थी तो अगले लॉजिक लेवल पे हम पढ़ेंगे, नहीं थी तो अगेन हम वापस पिछले स्टेज पे आएंगे, अगेन हम उसमें कुछ आर्किटेक्चर में चेंजेस करेंगे कि कौन से कंपोनेंट यूज़ करना है, किस टाइप के कंपोनेंट यूज़ करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो एक ही क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई मेरे पास 3 सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, ए बी सी, और तीनों का एंड गेट ऑपरेशन करवाना है मेरे को। तो दो तरीके हैं, या तो मैं 3 टर्मिनल एंड गेट यूज़ कर लूँ, या फिर मैं पहले ए और बी को एक एंड गेट से करूँ, और फिर जो आउटपुट आ रहा है उसको अगेन नेक्स्ट 2 टर्मिनल एंड गेट से, मतलब ए डॉट बी और सी का एक एंड गेट करूँ। तो 2 तरीके हुए, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। 2 तरीके हुए 3 सिग्नल्स को एंड गेट करने का। तो अब मेरे को ये जज करना पड़ेगा कि इस मेथड से मेरा जो फंक्शन है वो किधर ज़्यादा सुटेबल हो रहा है। क्या 2 एंड गेट यूज़ करने से मेरे को ज़्यादा फंक्शन में एक्यूरेसी मिल रही है, रिजल्ट में कैसे मिल रही है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन होगा। देन लॉजिक डिज़ाइन पाएंगे। अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि भाई मैंने उसको कैसे ब्रेक किया, ए बी सी डी। अब मैं बात कर लूँगा उसमें कि जैसे मैं उसके लॉजिक सिंबल पे बनाऊँगा, अब बना के देखूँगा सर्किट पे लॉजिक डिज़ाइन करके कि जो नंबर ऑफ गेट्स मैंने लिया था कि चलो ऊपर 2 लॉजिक गेट लेने थे, अब हर लॉजिक गेट के साथ उसकी अलग एक रिस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, कि उसका फ़ैन इन कितना जा रहा है, फ़ैन आउट कितना जा रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज में मेरे को वो सब स्टडी करना पड़ेगा। तो जब तक वो अप्रोप्रिएट नहीं हो जाती, मैं इसी लूप में रहूँगा कि वेरीफाई किया, सही रिजल्ट आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा तो अगेन वापस जाओ लॉजिक गेट पे, उनकी अगेन वायरिंग चेक करो, कंपोनेंट चेक करो, रिप्लेस करो। ठीक है, ये थ्योरेटिकल स्टेज थी, फंक्शनैलिटी यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आ गई। ठीक है, लॉजिक गेट्स तक की। अब नेक्स्ट स्टेज, यहाँ पे हम पर्टिकुलर गेट लेवल पे बात कर रहे थे, अब हम उस गेट के कॉम्बिनेशंस पे बात कर रहे हैं, अब हम सर्किट बना रहे हैं। अब यहाँ पे और भी चीज़ें आ जाएंगी लॉजिक गेट्स के अलावा, हमारे एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं, हम यहाँ पे वायरिंग की भी बात कर लेंगे। ठीक है, अब हम एक्चुअल सर्किट को फैब्रिकेट करेंगे।
या डिज़ाइन करेंगे, फैब्रिकेट नहीं बोल रहा मैं, डिज़ाइन बोल रहा हूँ, ठीक, फैब्रिकेशन पे भी नहीं आया मैं, ठीक है। अब वो डिज़ाइन करके अब उसके जो भी रिलेटिव पैरामीटर्स होंगे उनको चेक करेंगे, अगर वो सब कुछ ओके है देन हम फिजिकली उसको डिज़ाइन करेंगे। अब फिजिकली डिज़ाइन मतलब अब कौन से कंपोनेंट को या जो भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए थे हमने उनको बेसिकली अब हम सरफेस के ऊपर कहाँ पर प्लेस करें, उनको कैसे हम इंटरकनेक्ट करें, कितने मोटे वायर से, कितने पतले वायर से, कितनी दूर, कितनी पास, जो लोकेलिटी का जो रूल होता है, ठीक है, उसको फॉलो कराते हुए, मॉड्यूलरिटी का रूल फॉलो कराते हुए हम किसको कहाँ पे प्लेस करें, ठीक है। अगर सब कुछ ओके हो गया है, हमारी सारी टेस्टिंग ओके हुई है, तो अब सीधे बस उसको फैब्रिकेट करना है, और देन फैब्रिकेशन के बाद अगेन उस पर इनपुट आउटपुट दे के हम चेक करेंगे स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो हमने यहाँ डिसाइड करी थी। अगर सब कुछ ओके था, स्पीड ऑफ ऑपरेशन जितनी डिजायर थी वो मिल गई है तो ठीक, और नहीं तो यहाँ के बाद फिर से सीधे हम कहाँ आ जाएंगे, वापस फंक्शनलिटी पे, अगेन हम सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे, ठीक है। ऐसा चलता है ये। तो जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था स्टडी करने में दिया था कि उसमें जो हम पैरामीटर्स ले रहे हैं 4 दिए 12 पैरामीटर्स, और यहाँ पे जो लेयर्स ऑफ ब्लॉक्स दिखाएं तो कौन सा ब्लॉक कहाँ पे कोरिलेट हो रहा है ये बताते हुए आपको उसका कंपैरेटिव बनाना था एक पैराग्राफ वाइज या पॉइंट में, जैसा कि सुटेबल रहे, ठीक है। और बताओ डॉली, बता। बेटा पढ़ाई करी, कुछ कोई डाउट नहीं है? सर हम्म सर जैसे मतलब मेरे ना VLSI डिज़ाइन फ्लो का चार्ट मतलब बुक का बहुत ज़्यादा ही अलग, मतलब चीज़ें तो सेम ही है पर उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा पुराना एडिशन मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसमें मतलब एक टर्म था टाइमिंग साइमुलेशन करके। टाइमिंग सिमुलेशन में समझिए तुम किसकी बोल रही हो। देखो टाइमिंग सिमुलेशन क्या है, हमने पिछले हफ्ते लैब जब करी थी तो हमने टेस्ट बेंच वेव फॉर्म बनाई थी, याद है कुछ? हमने ग्राफ वगैरह बनाए थे एक आखिरी में कि 0 1 ऊपर नीचे करे थे, याद है ना? यस यस। तो जब भी हम उसमें स्टडी करते हैं तो हम देते हैं कि उसकी ऑन ड्यूरेशन कितनी होगी, ऑफ ड्यूरेशन कितनी होगी, उसका होल्ड टाइम, सेटअप टाइम, तो इन सब पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए जब हम उसके इनपुट आउटपुट्स को टेस्ट आउट करते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं तो उस एनालिसिस को हम बोलते हैं टाइमिंग एनालिसिस या टाइमिंग वेरिफिकेशन, है ना, कि कितनी जल्दी वो सेटअप टाइम लेते हुए आउटपुट दे रहा है। हम्म, यस सर। तो सर मतलब उसमें जो डिलेस होते हैं हम्म, सर उसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं, ये उसमें मतलब क्लियरली कुछ समझ नहीं आ पाया। और सेकेंडली उसमें एक सेंटेंस यूज़ किया है, मतलब 2-3 वर्ड बार बार हम्म। क्लॉक पीरियड बोला है, मतलब 1 क्लॉक पीरियड चलो दैट वी फेड ये द डेटा ऑन 1। कल हमारा लैब सेशन है ना, कल हम कोई सी डिज़ाइन बनाएंगे, हम उस पर जब टेस्ट रेंज वेवफॉर्म करेंगे, हम उसका टाइमिंग एनालिसिस करेंगे, तब तुम ये वाला क्वेश्चन रेज करना, मैं तब उस ग्राफ के साथ उस पर्टिकुलर डिज़ाइन के साथ तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, कि हम कैसे टाइमिंग को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे चेंज करना है या कैसे बढ़ाना घटाना है, ठीक है, मैं तब तुम्हें बताऊँगा उसको करके, ठीक है, आप करके बताऊँगा, ठीक है, पक्का पर पूछ लेना उस टाइम, रेस कर लेना सौम्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यस रेस यस। करना। और सर एक हम्म, और उसमें चीज़ मतलब सेंटेंस था हम्म, जो मुझे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगा हम्म, कि फंक्शनली करेक्ट डिज़ाइन में फेल इन टाइमिंग वेरिफिकेशन करके। समझा उसका नहीं, क्या मतलब है? फंक्शनली करेक्ट डिज़ाइन बट फंक्शनली करेक्ट डिज़ाइन में फेल इन टाइमिंग हाँ वेरिफिकेशन। हाँ हाँ हाँ, देखो फंक्शन में हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 2+2, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 2+2 करने में कितनी देर लगनी चाहिए, बिल्कुल मोस्ट बेसिक मेथड पे जाओ, टेलीमैक्स वाले पे, ठीक है, आप दो टैली बनाओगे, फिर से 2 टैली बनाओगे, 2 डंडे, और फिर नीचे 4 डंडे बना के लिख दोगे 4, ठीक है, तो कुछ टाइम इसमें कंज्यूम हुआ होगा, इनपुट में 2 डंडे आए, आउटपुट में 4 डंडे आए टैली मार्क्स के, है ना, तो ये जो टाइम लग रहा है, आपको इनपुट लेने में कितना टाइम लगा, उसका आउटपुट जनरेट होने टाइम कितना लगा, ये कुछ स्पेसिफाइड होगा पहले से, स्पेसिफिकेशन में कुछ डिजायर्ड वैल्यू होगी, अगर वो डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं कि हमें इसकी टाइमिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। या फिर एक ये होता है कि दो इनपुट जा रहे हैं, दोनों इनपुट को साइमल्टेनियसली पहुंचना चाहिए प्रोसेसिंग यूनिट के पास, ठीक है। बट ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस हो सकता है कि एक सिग्नल, जो सिग्नल ए है वो तो सही पहुंच रहा है, पर सिग्नल भी थोड़ी सी डिले के साथ पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग वेरिफिकेशन है ये फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं कि या तो आप थोड़ी सी डिले ऐड कर दो ए में, जिससे कि जो बी की डिले है वो मैच हो जाए, या फिर जो आउटपुट साइड है वहाँ पे थोड़ी सी डिले कर दो कि चलो भाई ए भी आ जाए, देन जो सिग्नल आएगा हम उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टाइमिंग डिले का मैनेज करके देखो, अभी भी वो रिजल्ट सही देगा एक पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के पास। आपको लग रहा था कि 1 सेकंड बाद मिल जाए, पर वो 1 सेकंड बाद आपको क्या मिलेगा, 2+2 4 नहीं, आपको मिलेगा 2, क्योंकि एक तो आया ही नहीं, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी तो सही है, वो ऐड कर रहा है, पर टाइमिंग रॉन्ग है, तो रिजल्ट सही ये हो नहीं आ जाता रहा है ना, टाइमिंग रॉन्ग है उसकी। फंक्शनैलिटी सही है, वो एडिशन ही कर रहा है जो उसका इंटेंडेड ऑपरेशन है, पर सही टाइम पे नहीं कर रहा है बस। और बोलो। अभी तो यहीं तक किया था तो। और सर हाँ सर, हम्म, वो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, वो जो आपने लास्ट वाले असाइनमेंट में दिया था, मोसेस लेआउट डिजाइन, हम्म, यस सर सर, वो सेम मैंने, मुझे भी वो। क्या उसमें क्या बोल तुम लोगों। सर मैंने वो लिख तो दिया, हम्म, मतलब वैसे वैसे ही करके, लेकिन वो मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आया था कि क्या उसका वर्किंग है, कैसे क्या चलता है। लेआउट डिज़ाइन रूल्स का मोसेस लेआउट डिजाइन जैसे। देखो कुछ नहीं है, दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है। लेमडा रूल में हम क्या बात करते थे कि एक हमने पैरामीटर ले लिया लेमडा, अब हम जितने भी डायमेंशंस लिखेंगे हम लेमडा के रेस्पेक्टिव लिखेंगे कि इसका डायमेंशन होगा 5 लेमडा, इसका डायमेंशन होगा 2, इसका होगा 3 लेमडा, ठीक है। अब जब मैं मल्टीपल डिज़ाइंस बना रहा हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ लेमडा की वैल्यू चेंज करते रहूँगा। इस बार मैं 2 नैनोमीटर ले ली, अगली बार मैंने 5 नैनोमीटर ले ली, ठीक है। तो मेरा जो डिवाइस था वो स्केल डाउन स्केल अप बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर जो रीजन है, हर जो डायमेंशन है, हर जो एज है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेगी, ठीक है। वो हर दो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। अगर आप किसी एक को बढ़ाते हो ऑटोमेटिकली दूसरा उसी रेशियो में स्केल अप हो जाएगा। लेंथ डिपेंड नहीं कर रही कि आपको ब्रेथ का ध्यान रखना पड़े कि मैं ब्रेथ इतनी कर रहा हूँ तो मेरे को लेंथ इतनी मैनुअली करूँ, आपको उसमें मैनुअली नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाएगी, ठीक है, स्केल अप स्केल डाउन। पर मोसेस में क्या होता था, आप जो भी मेजरमेंट लेते थे वो किसी पैरामीटर के रेफरेंस में नहीं ले रहे थे, आप डायरेक्ट मेजरमेंट ले रहे थे कि भाई लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 मीटर, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि इसका एरिया 15 है, मेरे को नया एरिया चाहिए 16, ठीक है, नया एरिया मेरे को कितना चाहिए 16। अब आप क्या करोगे, एक को 5 रखोगे, एक को आप बढ़ा दोगे जो मल्टीप्लाई करके जिससे 16 एरिया आ जाए, ठीक है, आपने बढ़ा दिया। पर इस चक्कर में क्या हुआ कि आपने ब्रेथ तो बढ़ाई पर लेंथ उतनी की उतनी थी। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन था नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का, वो चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हुआ। अब आपको फिर से पूरा एनालिसिस करना है इस नए डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, इस नए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने में। पर पिछले मेथड में लेमडा में क्या बेनिफिट था, वो सीधा स्केल अप हो रहा था, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को भी सीधा स्केल अप कर देते, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देते, नया रेशियो जो भी था स्केल अप का, ऐसे है ना। पर यहाँ पे हमें को पूरा कैलकुलेशन मैनुअली करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता डायरेक्ट कि यहाँ पे एरिया 16 कर दिया है तो इसकी परफॉर्मेंस भी इतने सर्टेन यूनिट से इंक्रीज हो गई होगी, नहीं, मेरे को उसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की वैल्यू विड्थ चेंज हो जाएगी, चैनल की लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना पार्ट ट्रेवल्स करना है वो चेंज हो जाएगा। लेमडा में वो स्केल अप स्केल डाउन हो रहे थे, रेशियो मेंटेन था हाइट बाय विड्थ का, पर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है, एरिया इंक्रीज होने का। हाँ तुम्हारे सिलेबस में एक ही वाला टॉपिक है ये मॉसफेट स्केलिंग। ये पूरा इसी पे बेस्ड है कि लैम्डा रूल्स हम ले रहे हैं तो कैसे स्केलिंग होगी, उसका बेनिफिट क्या है लैम्डा रूल्स का, और लैम्डा नहीं लेके हम मोसेस रूल्स लेते तो उसमें क्या डिफरेंस पड़ता है इस स्केलिंग में। ये पूरा टॉपिक उसी पे बेस्ड है मॉसफेट स्केलिंग का।
ना। सर हम्म, पर और इसको स्टडी करते हैं अगर फिर भी दिक्कत करो, आती है तो इसको ठीक है। टेंशन है। चलो ठीक है, तो फिर मैं सेशन लॉग आउट कर रहा हूँ, है ना। एक सेकंड सर, हाँ बोल बोल, 1 सेकंड क्या, 5 मिनट लूँगा। मैं ये बच गया था सर कि जब आप बताए थे ना लास्ट क्लास में कि वो जेनेरिक स्लैब जो है ना उसमें मतलब वो जो आपने बताया था कि और गेट के लिए मतलब कोडिंग चेंज हो जाएगा, तो सर उसका मतलब वैसे तो कोडिंग में सर ज़्यादा लॉजिक वगैरह रहते नहीं सर, जैसे मतलब बाकी लैंग्वेज में भी देखा हाँ मैंने हाँ सी में हाँ हाँ सर, हाँ। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक से बता दीजिए ना कि मतलब ये अपन जो मतलब एक छोटा सा वो कोडिंग का लिखते तो उसमें क्या लॉजिक है सर। लॉजिक ऐसा रहता है कि हमारे पास यहाँ पे सी में कोडिंग करने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें एक हाफ हेडर लिखना है, हाफ हेडर बनाना है, ठीक है। हाफ हेडर का तुम्हें सर्किट डायग्राम याद है, पता है तुम्हें, एक एक्सॉल लगेगा, एक एंड गेट लगेगा, ठीक है। अब इस हाफ हेडर को कितने टाइप से कोड कर सकते हो। यहाँ पे VHDL में अपने पास ऐसे कोड करने के 4 तरीके हैं। वी आर 4 ways ऑफ कोडिंग, ठीक है। तो हम कल उसी पे बात करेंगे, जो 4 तरीके हैं, वो 4 तरीके में से हम कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे वो सिंटेक्सेस और कोडिंग चेंज होंगी, ठीक है। ठीक है अनमोल, यस सर। ठीक है, चलो फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। सर थैंक यू सर। ओके चलो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा, ओके। थैंक्स सर।